हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी कैम। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ठीक है। तो वो स्पेशली नेट और गेट स्टूडेंट्स वालों के लिए है। तो मैंने वहाँ पे बता दिया था कि हमारा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, वो थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ट्रांजिशन बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे छोटा छोटा टॉपिक्स है। मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट करा दूंगा। तो पहले देखते हैं कि रोल ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग कैटलिस्ट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग जानते हैं कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग इटसेल्फ एनी केमिकल चेंज, ठीक है। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये केवल रिएक्शन का स्पीड बढ़ा देता है। तो किस मैकेनिज्म से स्पीड बढ़ाता है, इस ग्राफ के थ्रू हम लोग समझते हैं। ग्राफ तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच का है। तो मैंने आपको बताया है कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या है, इट्स अ मेजर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। रिएक्शन कितना प्रोग्रेस कर रहा है वो इससे हमें पता चलता है। तो देखिए, पहला जो प्लॉट है वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहला जो प्लॉट है वो विदाउट कैटलिस्ट हम लोग प्लॉट किए हैं। दूसरा जो प्लॉट है जो डॉटेड लाइन से दिखाया हूँ विथ कैटलिस्ट प्लॉट किए हैं। तो यहाँ देखिए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है। तो कोई भी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी इतना होता है, बट अगर कैटलिस्ट वहाँ पे डाल देते हो तो रिएक्शन क्या, कैटलिस्ट क्या करता है, एक नया अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है। इसीलिए रिएक्शन हमारा जल्दी अटेंड होता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये ग्राफ मैंने बहुत डिटेल में बताया है, प्रीवियस लेक्चर जाके देखिएगा, लिंक में दे दूंगा आई बटन पे। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रहा है। तो बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं कि कैटलिस्ट हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, बट ऐसा बोलना थोड़ा सा गलत होगा। आप ये बोलिएगा कि कैटलिस्ट, ठीक है, इट प्रोवाइड्स न्यू पाथ विच हैज लेस एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है कि कैटलिस्ट किस तरीके से काम करता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कैटलिस्ट की, वो देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। मान लो पूछ लिया जाएगा ए कैटलिस्ट कैन, और ऐसे 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए रहेंगे। तो हो सकता है एक स्टेटमेंट सही हो या एक स्टेटमेंट गलत हो, तो वैसे आपको ढूंढ के टिक करना होता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने देखो इसको स्मॉल पॉइंट्स में लिखा हुआ है, बहुत लंबी काफ़ी थ्योरी है यहाँ पे, तो वो आप अपने से बनाइएगा, मैं आपको खाली पॉइंट समझाऊंगा। तो पहला है स्मॉल अमाउंट। इसका ये मतलब है कि कैटलिस्ट क्या करता है कि एक मतलब बहुत छोटा सा अमाउंट हमें चाहिए कैटलिस्ट का। ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 kg रिएक्टेंट ले रहे हो तो उसमें 1 किलो कैटलिस्ट डाल दिए हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मान लो कि रिएक्टेंट के कंपैरिजन में कैटलिस्ट का बहुत स्मॉल अमाउंट इज सफिशिएंट टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शंस। ऐसा नहीं होता कि बहुत लार्ज बल्क क्वांटिटी में हमें रिएक्शन चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए। कैटलिस्ट का एक छोटा सा क्वांटिटी भी अगर है, बहुत थोड़ा सा भी है, तब भी रिएक्शन हमारा हो जाता है, ठीक है। कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन। कैटलिस्ट, कोई भी कैटलिस्ट रिएक्शन इनिशिएट नहीं कर सकता है। एक्सिलरेट करता है बट नॉट इनिशिएट। ये क्या करता है, एक्सिलरेट करता है, रिएक्शन की स्पीड को एक्सिलरेट कर देगा, बट इनिशिएट नहीं कर पाएगा। रिएक्शन तो तुम्हें खुद इनिशिएट करना पड़ेगा। रिएक्शन इनिशिएट कर दोगे तब एक्सिलरेट कर देगा ये, बट इनिशिएशन नहीं करता कैटलिस्ट, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि कैटलिस्ट का जो इफेक्ट होता है वो डेल्टा जी गिव फ्री एनर्जी और डेल्टा एच दैट इज चेंज इन इंथैल्पी एंड चेंज इन गिव फ्री एनर्जी पे कुछ नहीं होता। कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा एच। आप यहाँ पे देखिए ग्राफ में डेल्टा एच की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगर कैटलिस्ट तुम डाल भी दे रहे हो तो ये कैटलिस्ट यहाँ तो ये पाथ फॉलो कर रहा है, बट जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो इंथैल्पी चेंज है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए कैटलिस्ट डेल्टा एच पे कोई फर्क नहीं डालता और डेल्टा जी पे भी कोई फर्क नहीं डालता, ठीक है। रीजनरेटेड कैटलिस्ट क्या होता है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे रिएक्शन खत्म होगा वो वापस रीजनरेट हो जाता है। मतलब कैटलिस्ट बार बार एक ही कैटलिस्ट को आप बार बार यूज कर सकते हो, क्योंकि वो रिएक्शन में रीजनरेट हो जाता है, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, आप उसे बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। फिर डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैंने आपको पहले भी बताया है, इक्विलिब्रियम जब पढ़ा रहा था, कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं डालता है। केवल ये स्पीड मतलब इक्विलिब्रियम जल्दी अटेंड हो जाता है, ठीक है। कैसे जल्दी अटेंड होता है, मान लो कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, यही तो इक्विलिब्रियम है। तो ये क्या करता है, इक्वली एक्सटेंट में रिएक्शन की फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वली एक्सटेंट में इंक्रीज करता है। इसीलिए हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इट्स डजंट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेंड हो जाता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम हमारा जल्दी अटेंड हो जाता है। एक इसका और
एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी कि कैटलिस्ट हमारा स्पेसिफिक होता है। सपोज कीजिए कोई रिएक्शन हमारा R1 है, इसके लिए अगर कैटलिस्ट तुम C1 ले रहे हो तो R2 के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि C1 कैटलिस्ट ही तुम लो, तुम C2 कैटलिस्ट ले सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है कि C1 कैटलिस्ट अगर R1 पे काम कर रहा है तो वो रिएक्शन R2 पे भी काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सब कैटलिस्ट अपने अपने रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। अगर इस रिएक्शन में ये कैटलिस्ट काम कर रहा है तो जरूरी नहीं कि ये कैटलिस्ट हर एक रिएक्शन में काम करेगा। हो सकता है कि ये कैटलिस्ट इस रिएक्शन के लिए काम नहीं करे, ठीक है, तो ये रिएक्शन इस कैटलिस्ट के थ्रू होगी, C2 कैटलिस्ट के थ्रू, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि कैटलिस्ट के जो होता है काम वो बहुत स्पेसिफिक होता है, हर एक कैटलिस्ट हर एक रिएक्शन के लिए अलग होता है, ठीक है। और एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि कैटलिस्ट विच डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन और इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, डेफिनेशन में ये बोल देते हैं या तो रेट इंक्रीज करे या रेट डिक्रीज करे, पर ऐसा बोलना थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि लोग उसे नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। पर मैं तो ये कहूँगा कि आप नेगेटिव कैटलिस्ट ना बोल के आप इनहिबिटर बोलिए, ठीक है। जो रिएक्शन की रेट को डिक्रीज कर देते हैं उसे हम इनहिबिटर बोलते हैं। तो वहाँ पे कैटलिस्ट का जब भी डेफिनेशन दीजिएगा तो वो ऐसे ही बोलिएगा विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, कभी भी ऐसे मत बोलिएगा विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन और डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। नेगेटिव कैटलिस्ट यहाँ पे नहीं बात कर रहे हैं, कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं जो हमारे रिएक्शन की स्पीड बढ़ाएगा, वो जो डिक्रीज करता है वो इनहिबिटर बोलिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट का टॉपिक खत्म होता है, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग कोलिजन थ्योरी के बारे में बात की है, थोड़ा सा कोलिजन थ्योरी अब हम लोग और पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद लेक्चर खत्म होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स मैंने साथ साथ कराए हैं, हर एक कंसेप्ट के बाद कराए हैं। तो कोलिजन थ्योरी मैंने आपको भी बताया है, पहले भी बताया है कि अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड देन ओनली द प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो इसका एजम्पशंस था, इसमें कुछ एज्यूम किया गया था, एजम्पशंस इसका था कि मॉलिक्यूल्स आर हार्ड स्पेयर, ठीक है। मॉलिक्यूल को यहाँ पे हार्ड स्पेयर मान लिया था, मॉलिक्यूल्स आर हार्ड स्पेयर एंड प्रोडक्ट विल फॉर्म ओनली व्हेन दिस मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड, ठीक है। मॉलिक्यूल्स को हार्ड स्पेयर मान लिया था, इसीलिए यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर की बात नहीं की थी मॉलिक्यूल्स की। ये इसका एक लिमिटेशन भी बन जाता है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर की कोई बात नहीं की गई है, मॉलिक्यूल्स को हार्ड स्पेयर एज्यूम कर लिया गया है, इसलिए ये कोलिजन थ्योरी फेल हो जाती है हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। इसीलिए ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आई थी, वो ज़्यादा मोर डिटेल में रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी अकॉर्डिंग टू, अगर कोलिजन थ्योरी अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, सपोज कीजिए हमारा कोई A प्लस B मिलके कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रेट की बात करता हूँ तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ZAB इंटू F, ठीक है। ZAB क्या है, अगर आप मेरे से पूछोगे कि ZAB यहाँ पे क्या है, तो ZAB यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। देखिए नंबर ऑफ कॉलिजन्स टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एफ यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स है। मैंने आपको आरएनएफ इक्वेशन जब डिराइव कर रहा था तब मैंने बताया था। तो फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी E और ग्रेटर देन E, यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है कि एक्टिवेशन एनर्जी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, इसीलिए यहाँ आप लोग EA लिख के चलेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी EA और ग्रेटर देन EA, तो आप इसको रेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट के, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो K इक्वल्स टू ZAB इंटू E की पावर माइनस EA बाई RT, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि हर एक कॉलिजन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता, देयर शुड बी इफेक्टिव कॉलिजन, इफेक्टिव कॉलिजन होना चाहिए वहाँ पे, तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो देखा ऐसा गया कि एनर्जी ही ओनली क्राइटेरिया, एनर्जी इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया फॉर द इफेक्टिव कॉलिजन। तो वहाँ पे एक क्राइटेरिया और आती है, दैट इज द ओरिएंटेशन फैक्टर भी आता है वहाँ पे। अगर आप सोचोगे कि एनर्जी अगर हम सप्लाई कर देते हैं किसी भी रिएक्शन को और वो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर लेता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेता है, तो ये गलत बात है, क्योंकि वहाँ पे ओरिएंटेशन फैक्टर भी आ जाता है। वही हम लोग पढ़ेंगे कि ओरिएंटेशन फैक्टर आने के बाद रेट में क्या चेंज होता है। तो वहाँ पे केवल एक ओरिएंटेशन फैक्टर ऐड हो जाता है, दैट इज PZAB इंटू E की पावर माइनस EA बाई RT, वेयर P इज नोन एट द स्टेरिक फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर। इसके तीन नाम हैं, या तो आप प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलिए, या स्टेरिक फैक्टर बोलिए, या ओरिएंटेशन फैक्टर बोलिए, ठीक है।
मैंने तीनों नाम आपको बता दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कहीं पर अगर देख लिया जाए प्रोबेबिलिटी फैक्टर तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। पी को हम लोग प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, स्टेरिक फैक्टर भी बोलते हैं, ओरिएंटेशन फैक्टर भी बोलते हैं। चलिए कुछ थोड़ा सा और समझते हैं। ओरिएंटेशन फैक्टर, कोई रिएक्शन है, सपोज कीजिए ये रिएक्शन है हमारा, देखिए इसकी दो ओरिएंटेशन मैं आपको दिखाया हूँ, एक बार OH का अप्रोच इधर से हो रहा है, एक बार OH का अप्रोच इधर से हो रहा है। तो ये जब अप्रोच इधर से करेगा, OH जब इधर से अप्रोच करेगा तो देखिए नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को, ये इधर की तरफ भागेगा, ये इधर की तरफ भागेगा, कभी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब ये क्या है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, यहाँ पे कभी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, आप एनर्जी कितनी भी सप्लाई कीजिए, ठीक है, ओरिएंटेशन सही नहीं है। बट यहाँ पे क्या है कि ओरिएंटेशन सही है, ये क्या घूम के इस तरीके से H Br और OH माइनस इधर से अप्रोच कर जाएगा, तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है, बट ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। मतलब फॉर कोलिजन टू बी इफेक्टिव, रोल ऑफ ओरिएंटेशन फैक्टर विल ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप देखिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, फॉर कोलिजन टू बी इफेक्टिव एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर बोथ विल प्ले इट्स रोल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओरिएंटेशन फैक्टर और एनर्जी फैक्टर क्या होते हैं, तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एक एग्जांपल के थ्रू ओरिएंटेशन फैक्टर को समझा दीजिएगा, और एनर्जी फैक्टर तो मैंने आपके ग्राफ के थ्रू बताया ही था, ठीक है। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए हमारा एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर दोनों ठीक ठाक होने चाहिए। और फाइनल इक्वेशन ये होती है ZAB इंटू P इंटू ZAB इंटू E की पावर माइनस EA बाई RT, वेयर P इज द प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ZAB इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड EA माइनस RT इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी EA और ग्रेटर देन EA, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशंस मैं आपको बता चुका हूँ। कोलिजन थ्योरी की लिमिटेशंस थी कि हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए फेल टू एक्सप्लेन द रेट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की रेट को नहीं बता पाता है, इसलिए हम लोग ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करूँगा, हमारा केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो गया है। अब कुछ भी टॉपिक्स होंगी तो वो मैं अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर आंसर देने का ट्राई करूंगा, मैं ज़रूर सॉल्व करूंगा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है आपके लिए। तो आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।